नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब सिर्फ एक परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी और ये बड़ा फैसला ले लिया है मोदी सरकार ने, जो कि जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके रोजगार से जुड़ी है और बेहद बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जल्द जाएगी महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की सरकार को बड़ा खतरा यहाँ पर दिख रहा है और सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को जाने के बाद संबित पात्रा ने यह बड़ा बयान दिया है कि अब जल्द जाएगी महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरजेडी पर बड़ा आरोप, कहा पैसे लेकर टिकट बेचने की दुकान बन गई है लालू की पार्टी। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के इस नए और बड़े फैसले का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब एक परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभ में 3 एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों के दायरे में आएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग आएंगे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जल्द जाएगी महाराष्ट्र सरकार। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को मिलने पर बोले संबित पात्रा। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई को सौंपने के बिहार सरकार के निर्णय को बुधवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने में सक्षम है। इस मसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द जाएगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय रावत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों जल्दी ही सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। इस मसले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है और इसे सीबीआई को सौंपना विधि सम्मत है। रिया चक्रवर्ती ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले थे। इस मामले की तभी से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सिने निर्माता आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और संजय लीला बंसाली सहित कम से कम 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। न्यायमूर्ति रॉय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजपूत की मृत्यु के संबंध में अगर कोई अन्य मामला दर्ज है तो उसकी जाँच भी सीबीआई ही करेगी। न्यायालय ने कहा कि मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत जाँच कर रही है, जो बहुत ही सीमित है। यह धारा
अस्वाभाविक मृत्यु और आत्महत्या के मामलों की प्रक्रिया से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच विधि सम्मत है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दिन ही न्यायमूर्ति राय ने राजपूत को प्रतिभाशाली अभिनेता बताते हुए कहा था कि उसकी मौत की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। न्यायमूर्ति राय ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। इस दौरान उन्होंने रिया के साथ ही महाराष्ट्र और बिहार सरकार, केंद्र सरकार और राजपूत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना था। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने पटना के राजीव नगर थाने में राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री का राजद पर बड़ा आरोप, पैसे लेकर टिकट बेचने की दुकान बन गई है पार्टी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा है कि राजद को किसी ईमान वाले को डराना नहीं चाहिए। ईमान वाले किसी से डरते नहीं हैं। वे बुधवार को अपने ख्वाजा सराय आवास पर संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। कहा, विधायक डॉक्टर फराज फातमी का राजद से निष्कासन भी अलोकतांत्रिक है। जिस प्रकार मुझे बिना किसी कारण पृच्छा के निष्कासित कर दिया गया, उसी प्रकार फराज से भी किसी प्रकार की कारण पृच्छा नहीं की गई, सीधे 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। यह साबित करता है कि राजद का नेतृत्व दिग्भ्रमित है। पार्टी केवल पैसे लेकर टिकट बेचने की दुकान बन गई है। इसके कारण हो प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के बाद राजद की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। लोग यह समझते हैं कि ईमान वाला बिहार का मतदाता कहां जाएगा। यदि वो सोचते हैं कि मतदाता डरकर राजद को ही वोट देगा तो ऐसे लोग दिग्भ्रमित हैं। इतिहास गवाह है कि 1977 फिर उसके बाद 1989 में भी ईमान वाले लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता दिलाई जिनसे आज राजद डरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका 3 सूत्री सिद्धांत आज देश की राजनीति का नमूना बन गया है। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करने का उनका फॉर्मूला बिहार में शांति बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और संजय झा के प्रयास से दरभंगा में हवाई अड्डा भी बन रहा है। एम्स का भी निर्माण होगा। आज मदरसा शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के बराबर दर्जा दिया गया है। हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा में भी इसकी आधारशिला रख दी गई है। मगर राजद नेतृत्व को केवल दूसरे को डराकर वोट लेने की रणनीति सूझ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तबलीगी जमात के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली समेत देश भर में 20 जगहों पर मारे छापे। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांदलवी, जमात से जुड़े ट्रस्टों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में लगभग 20 जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य कुछ स्थानों पर सबूत एकत्रित करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ईडी ने कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद मौलाना साद और अन्य के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के खिलाफ आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में 31 मार्च को मौलाना समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी निजामुद्दीन थाने के प्रभारी की शिकायत पर दर्ज कराई गई थी। मौलाना साद पर केंद्र सरकार द्वारा लागू सामाजिक दूरी के नियमों की अवज्ञा करते हुए निजामुद्दीन मरकज में मार्च महीने में धार्मिक समागम आयोजित करने का आरोप है। बाद में ईडी ने मामले को संभाल लिया और वह मौलाना साद तथा तबलीगी जमात के कुछ अन्य पदाधिकारियों एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित धन शोधन के आरोपों तथा उनके निजी वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। तबलीगी जमात को कुछ विदेशी और घरेलू स्रोतों से प्राप्त चंदा भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले के बाद मौलाना साद ने एक ऑडियो संदेश में कहा था कि वह निजामुद्दीन मरकज में समारोह में शामिल हुए कई लोगों को कोविड-19 की पुष्टि के बाद खुद पृथकवास में रह रहा है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम के खिलाफ दर्ज पुलिस की प्राथमिकी में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 21 मार्च को निजामुद्दीन मरकज के अधिकारियों से संपर्क किया था और उन्हें सरकारी आदेश की याद दिलाई थी। इसमें कहा गया है कि बार बार प्रयासों के बावजूद आयोजकों ने स्वास्थ्य विभाग या अन्य किसी सरकारी एजेंसी को मरकज के अंदर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के बारे में सूचित नहीं किया और जानबूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुशखबरी, सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, आज हुए 3000 रुपए से ज्यादा सस्ते। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में जारी तेजी पर फिर से ब्रेक लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम गिर गए। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 3000 रुपए से ज्यादा
टूट गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में लौटी मजबूती की वजह से विदेशी बाजारों में सोने के दाम गिर गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 53,674 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 54,856 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इस दौरान कीमतों में 1,182 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई थी। वहीं मुंबई में 99.9% वाले सोने के दाम बढ़कर 53,894 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 54,909 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 54,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस दौरान कीमतों में 640 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं मुंबई में 99.9% वाले सोने के दाम गिरकर 53,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। बुधवार को सोने से ज्यादा चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी के दाम 72,562 रुपए से गिरकर 69,450 रुपए पर आ गए हैं। इस दौरान कीमतों में 3,112 रुपए की जोरदार गिरावट आई है। वहीं मुंबई में चांदी के दाम गिरकर 67,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। अब क्या होगा? कोटक सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा कि सोने में अस्थिरता काफी अधिक बनी हुई है और यह जारी रह सकती है। निवेशकों की नजरें अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के मिनट्स पर टिकी हुई है। फेड के मिनट्स बुधवार देर रात जारी होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हेकड़ी निकलने के लिए भारत उठाने जा रहा है बड़ा कदम। ड्रैगन को पड़ेगा करारा तमाचा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। साथ ही मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक और एक्शन लेने की योजना बना रही है। भारत का अर्थ व्यापार है। यह संदेश देने के लिए मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। सोमवार को चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा, LAC का मुद्दा केवल बातचीत योग्य नहीं है। जब तक चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे नहीं हटते हैं, तब तक हमारे जवान भी पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहेंगे। इस अंतर मंत्री स्तरीय बैठक का लक्ष्य इस सप्ताह होने वाले भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र कूटनीतिक वार्ता से पहले भारत की भविष्य की रणनीति को तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक चीन कहता है कि भारत सीमा पर अभी की स्थिति के आधार पर राजनयिक संबंधों को सामान्य करे, जबकि मोदी सरकार का मानना है कि लद्दाख क्षेत्र में यथास्थिति से कम कुछ भी अस्वीकार्य है। अधिकारियों के अनुसार इंडियन आर्मी को लद्दाख में 1597 किलोमीटर LAC के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर बने रहने के लिए कहा गया है। 5 जुलाई को सीमा वार्ता पर भारतीय विशेष प्रतिनिधि ने 2 घंटे से अधिक समय तक अपने चीनी समक्ष से बात की। दोनों ने तय किया था कि दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और फिर डीएक्सलेट हो जाएंगे। मगर 1 महीने बाद स्थिति चीन के साथ एक कूटनीतिक पेशकश के साथ एक गतिरोध पर पहुंच गई है। दरअसल चीन दुनिया की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए कूटनीतिक पेशकश कर शांति वार्ता के जरिए इसे सुलझाने की बात कर रहा है, मगर वह पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। भारत को आपत्ति इस बात से है कि जब तक चीनी सेना पीछे नहीं हटती, तब तक शांति की बात करना भी बेमानी ही है। बता दें, दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर 5 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक चीन के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। अब भी पैंगोंग त्सो और गोगरा क्षेत्र में विवाद जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा झटका, पाक आर्मी चीफ बाजवा से नहीं मिले क्राउन प्रिंस सलमान, तेल गैस पर रोक जारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक बयान अब इमरान सरकार के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को मनाने रियाद पहुंचे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रियाद में बाजवा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। खलीज टाइम्स के मुताबिक बाजवा ने कई बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए टाइम मांगा, लेकिन उनकी तरफ से व्यस्त होने की बात कहकर इससे इनकार कर दिया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने 2 टूक लहजे में पाक आर्मी चीफ से मिलने से इनकार कर दिया। दोनों देश के बीच आई तल्खी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जनरल बाजवा को सम्मानित करने के लिए सऊदी ने एक कार्यक्रम का ऐलान किया था। सोमवार को आखिरी वक्त पर रियाद प्रशासन ने इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका, 27 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का साथ देने वाली बहुजन समाज पार्टी अब प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उस दौरान बसपा ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। अब हर सीट पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित होने की आशंका है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच अब चुनावी मैदान में बसपा भी उतर गई है। उपचुनाव को तैयारियों को लेकर बसपा नेताओं ने भोपाल स्थित मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश की सभी 27 सीटों पर पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी अपने ही प्रत्याशी उतारेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में अब तक सामान्य से 4% ज्यादा बारिश, 11 राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून के आने के साथ देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में गोवा, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और असम में हल्की से मध्यम भारी बारिश हुई। मौसम एजेंसियों के मुताबिक देश भर में अब तक बारिश सामान्य से 4% ज्यादा है। देश भर के कई हिस्सों में जलाशय, नदियां और तालाब पानी से लबालब भर चुके हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का सितम जारी है। देश भर में नदियां उफान पर है। मौसम एजेंसियों के मुताबिक 19 अगस्त के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके बाद 20 अगस्त से फिर भारी बारिश शुरू हो जाएगी। एजेंसियों ने 11 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना में अब तक सामान्य से 38% ज्यादा यानी 683.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार सभी राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। 17 राज्य तो ऐसे हैं जहां सोमवार को सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हुई। 1 जून से अब तक की बात करें तो देश में सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारत में 18 अगस्त तक 612.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 639 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गुजरात में मंगलवार को 525% ज्यादा बारिश हुई। महाराष्ट्र, गोवा में भी सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 18 अगस्त तक आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 10 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई, जबकि 6 राज्यों में अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज, 22 अगस्त से शुरू हो रहा 3 दिन का सदस्यता ग्रहण समारोह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव अभियान का आगाज 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर, चंबल संभाग में करने जा रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे। बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करना चाहते हैं सिंधिया समर्थक। जानकारी के मुताबिक 3 दिवसीय सदस्यता ग्रहण समारोह 22 अगस्त से ग्वालियर, चंबल संभाग में शुरू होगा। इसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक भी दौरा ग्वालियर में नहीं हुआ है, तो सिंधिया और उनके समर्थक इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों में 16 सीटें इसी ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस गिन रही आखिरी सांस। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने बताया, ग्वालियर चंबल संभाग में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक बड़ा सदस्यता अभियान ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में चलेगा। सिंधिया जी के आह्वान पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस अभियान को जोर देने के लिए ग्वालियर संभाग पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस संभाग में कांग्रेस आखिरी सांसें गिन रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड मामला, बीजेपी का कांग्रेस पर वार, राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले थे चीन की पार्टी से पैसे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश भर से केंद्र की ओर से पीएम केयर्स फंड में जुटाए गए फंड को एनडीआरएफ में बदले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को याचिका के पक्ष में फैसला देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ के फंड में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही केंद्र की मोदी सरकार के कई नेता विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय
मंत्री रविशंकर प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में बदलने की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स में जमा हो रहा फंड अलग तरह का है, इसे एनडीआरएफ में तब्दील नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से दिए गए हैं, जो कि आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा है। 1,000 करोड़ राज्यों को दिया गया, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 100 करोड़ कोरोना की वैक्सीन के लिए दिया गया है। प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, मनमोहन सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसा दिया गया था। यही नहीं, चीन की पार्टी से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिले थे, यह भी बीजेपी को बताया गया है। पीएम केयर्स फंड रजिस्टर्ड पब्लिक फंड है, जिसके पीएम अध्यक्ष हैं। ये कोविड जैसी इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को कमजोर करने की कोशिश की है। पीएम ने डॉक्टरों, नर्सों और कोविड की लड़ाई लड़ने वालों के लिए ताली और थाली बजाने की बात की तो राहुल गांधी ने कहा, क्यों बजा रहे हो? पूरे देश ने पीएम के कहने पर कोरोना के खिलाफ आशा का दिया जलाया तो राहुल ने कहा कि क्यों दिया जला रहे हो? राहुल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कोरोना की लड़ाई कमजोर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चौपाल में बोले नितिन गडकरी, आने वाले सालों में हम 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में कहा, जैसे हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे ही आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज जारी किया है। हम जल्द ही कोरोना से बाहर निकलेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे कि देश में 5 करोड़ नौकरियों के अवसर बनेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। रिपोर्ट के हवाले से नहीं, रिसर्च करके रखे बात। फेसबुक विवाद पर नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी देश के एक जिम्मेदार नेता हैं, उन्हें किसी भी रिपोर्ट के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें खुद पूरी रिसर्च करनी चाहिए, इसके बाद ही कोई बात सबके सामने रखनी चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच की है, बाकी सीबीआई की भी जांच हो रही है। जांच पूरी होने तक हमें इस पर कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। कोई रिपोर्ट आए बिना हमें इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोरोना संकट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई के दौरान हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उद्योग क्षेत्र, परिवहन आदि में नुकसान हो रहा है, लेकिन ये संकट वैश्विक है। हम जल्द ही इससे बाहर निकलेंगे और हमें कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।